वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आप एक पेपर रेडी है एंड यू आर टारगेटिंग टू पब्लिश इन Q1 Q2 स्कूपर्स और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल, तो कैसे आप वहां पे पब्लिश कर पाओगे, कैसे आप उसको टारगेट कर पाओगे, पर्टिकुलरली टारगेटिंग द टॉप क्वार्टाइल जर्नल। तो इसको एक डिफरेंट वे पे लेके समझते हैं। इसको समझते हैं इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ कि आपका एक पेपर रेडी है एंड यू हैव सबमिटेड टू Q1 और Q2 क्वार्टाइल स्कूपर्स और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल, वहां पे आपका रिजेक्शन हो रहा है। तो ये जो रिजेक्शन है, इसको यहाँ पे समझते हैं क्यों हो रहा है, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ अगर उसको आप रेक्टिफाई कर रहे हो, उसके ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, तो शायद आपका जो पेपर है वो Q1 Q2 स्कूपर्स और वेब ऑफ साइंस SCI ESCI ASCI SSCI जर्नल पे पब्लिश हो पाए। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इनकम्प्लीट डेटा। तो इनकम्प्लीट डेटा अगर है, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन जहां पे कि आपका रिजेक्शन होने का चांसेस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका डेटा और टेक्निकल जो भी आपने एनालिसिस किया है, जो डेटा आपको कंसिडर करना है, लेट से सिंगल डेटाबेस आपने कंसिडर किया है एंड दैट इज नॉट सफिशिएंट, वहां पे सफिशिएंट डेटा नहीं है, तो भी वो इनकम्प्लीट हो सकता है। जहां पे कि आपको वैलिडेट करने के लिए 2-3 और डेटाबेस को अप्रोच भी करना है। एंड यू माइट हैव सीन जो SCI पेपर एंड स्कूपर्स टॉप क्वार्टाइल जर्नल पे जो पेपर पब्लिश हुआ है, वहां पे आप देखो मल्टीपल डेटा सेट और मल्टीपल डेटाबेसेस को लेके वहां पे कंसिडर होता है। इफ इट इज सिमुलेटेड, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आपका रियल टाइम पे आपने कुछ किया है, तो वहां पे भी आपको देखना है कि जो डेटा, जो नंबर ऑफ लेट से सब्जेक्ट के ऊपर आपने काम किया है और जो डेटा आपने एक्वायर किया है वो सफिशिएंट है कि नहीं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखो। द नेक्स्ट वन इज डेटा एनालिसिस। जो डेटा एनालिसिस आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे आपने कैसा, कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट किया है, प्री प्रोसेसिंग आपने कैसे किया है, नॉइज कैसे हटाया, मतलब बेसिकली आपने उसको क्लीन कैसे किया है, फिर कौन सा अप्रोच आप फॉलो कर रहे हो, वेदर इट इज स्टैंडर्ड अप्रोच और नॉट, वो वैलिडेट पहले हुआ है नहीं हुआ है, आपका अगर न्यू अप्रोच है तो वो कहाँ से आया है, हाइब्रिड अप्रोच है सो वो कौन सा अप्रोच से हाइब्रिड बना है, तो ऑल दैट इट हैज टू बी कंप्लीट। तो डेटा एनालिसिस, मतलब अगर आपका पुअर एनालिसिस है तो भी ये एक रीजन है रिजेक्शन होने का। एंड अगेन यहाँ पे पुअर एनालिसिस का भी आ गया, आपका डेटा एनालिसिस तो हम बोल रहे हैं, फिर देन जो आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हो पर्टिकुलरली वहां पे भी ये अगर पुअर है, देन यू सी कि Q1 Q2 जर्नल अगर आप टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे रिजेक्ट होगा ही होगा। तो पुअर एनालिसिस पर्टिकुलरली आपका स्टैटिस्टिकल हो गया, अगर जो भी आपने रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो वहां पे सही से आपको करना है एनालिसिस। तो ये एक सही चीज है जिसको आपको ध्यान देना है। देन अनक्लियर हाइपोथेसिस, आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्लियर होना है, आप क्या करना चाहते हो, आपका हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, जो भी वो क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अगर क्लियर नहीं है तो वहां पे भी दिक्कत है। तो यहाँ पे ये क्लियर होना है। देन वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई भी रिसर्च हो गया, वहां पे अगर आपका एथिक्स को वायलेट अगर वो कर रहा है, लेट से डेटा डिक्लेरेशन हो गया कि आपने कहीं से कुछ सब्जेक्ट लिया है, आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया है, वहाँ पे अप्रोप्रिएट वे से वो डेटा को आपने कलेक्ट नहीं किया है, तो वहाँ पे अगर कुछ वायलेट हुआ है तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। नाउ इट इज डिक्लेरेशन सेक्शन, आप देखे होंगे कि इट इज़ मैंडेटरी, आपको वो चीज़ को डिक्लेयर करना है, एक्नॉलेज करना है। प्राइमरी सोर्सेस हो गया, जो भी टूल आपने यूज किया है, लेट से AI आपने यूज किया है, तो ऑल दैट वो आ जा रहा है आपका रिसर्च एथिक्स पे। इनएप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अगेन ये पुअर एनालिसिस पे भी इसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जहां पे कि आप देखो अगर आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर्टिकुलरली आप अगर रियल टाइम बेस्ड पे और इंस्ट्रूमेंटेशनल अप्रोच नहीं है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पे कैसे आपने किया है, कैसे कौन सा अप्रोच फॉलो किया है, हैफेजर्ड, मतलब ये आपका डेटा कुछ है, आपने एनालिसिस कुछ किया है, वो आपको देखना है कि आप सही एनालिसिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कौन सा डेटा है, कौन सा एनालिसिस अप्रोच यूज करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बेसिकली आपको क्लैरिटी आता है जब आप लिटरेचर रिव्यू सही से परफॉर्म करते हो। आपको पता चलता है कि फॉर दिस सेट ऑफ डेटा, दिस पर्टिकुलर अगर डेटा का बिहेवियर ऐसा है तो कौन सा एनालिसिस वहाँ पे सही बैठेगा। लेट्स से कि हम मशीन लर्निंग अप्रोच यूज कर रहे हैं तो कौन सा टेक्निक वहाँ पे सही बैठ रहा है, और डीप लर्निंग पे अगर आप जा रहे हो तो कौन सा सही बैठ रहा है, वहाँ पे आपको पक्का होना है कि कौन सा एनालिसिस आपको करना है। देन इट कम्स टू आउट ऑफ स्कोप, ये तो एक हो गया कि आप सब कुछ सही से कर लिए, अभी जो जर्नल पे आप सबमिट करने के लिए जा रहे हो वहाँ पे स्कोप ही नहीं है, वहाँ पे उस टाइप का पेपर पब्लिश ही नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारा वीडियो पे उसके ऊपर बात किया है कि आपको चेक करना है
जर्नल फाइंडर आप चेक करो, उसका ओवरव्यू पे देखो कौन से डायरेक्शन पे पेपर वो कॉल कर रहे हैं, रिसेंट पेपर क्या पब्लिश हुआ है वो जर्नल पे एक बार चेक करो, देन यू ट्राई टू सबमिट टू दैट जर्नल। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, आपको ये कमेंट आता होगा रिव्यूअर से कि यहाँ पे ओरिजिनलिटी कुछ नहीं है, जो काम आपने किया है शायद वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, शायद नहीं हो, आपने कुछ नया किया है बट आप उसको शोकेस नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आपका नॉवेल्टी क्या है, वो पेपर पे जो आपने दिखाया उसका नॉवेल्टी क्या है, वो आपको लेके आना है। तो लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, लैक ऑफ नॉवेल्टी अगर है तो यहाँ पे भी ये दिक्कत है। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि आपने क्या एडिशन किया है, क्या नया आप लेके आ रहे हो, सोसाइटल बेनिफिट क्या है, पहले जो काम हुआ है और आपके काम पे क्या डिफरेंस है, वो यहाँ पे आपको दिखाना है। नेक्स्ट इज आपका प्लेजरिज्म। ये तो एक ऐसा मुद्दा है कि अगर जो भी आपका काम सही हो बट अगर ये प्लेजराइज्ड है, आपने कहीं से आधा चीज उठा के ले आए हो, उसको एक्नॉलेज नहीं किया, आपका जो अप्रोच है वो कम्प्लीटली कहीं से कॉपीड है, और लेट से आपका जो लिटरेचर रिव्यू है कम्प्लीटली कहीं से आपने बोरो किया है, तो वहाँ पे तो ये रिजेक्ट होगा ही होगा। तो प्लेजरिज्म ये एक ऐसा मुद्दा है जो आपको पता ही है। एंड बिफोर सबमिटिंग टू एनी जर्नल, नाउ यू हैव टूल, सेवरल टूल टू चेक सिमिलरिटी इंडेक्स क्या है, एंड सिमिलरिटी एंड प्लेजरिज्म आर नॉट सेम। तो जो टूल वगैरह है ये आपको सिमिलरिटी इंडेक्स और सिमिलर वर्ड कितना है वो देगा, बट कितना प्लेजराइज्ड है दैट यू नो, क्योंकि आपको पता है आपने कहाँ से क्या लिया है एंड उसको कैसे रिराइट करना है, अपने टोन पे कैसे लिखना है, कीपिंग द ओरिजिनल कंटेक्स्ट एज इट इज, और कैसे उसको साइट करना है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो वहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, इसको आपको सही से लेके आना है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू वगैरह पे वो होता है ज़्यादा टेक्स्ट ओवरलैप रहता है, तो उसको आप अपने हिसाब से लिखो बट साइट करो, ऑल द सोर्सेज नीड टू बी साइटेड प्रॉपरली। देन इनएप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, तो ये भी एक चीज़ है, अगर मेथोडोलॉजी इनएप्रोप्रिएट है, आपका डेटा कलेक्शन सही से हुआ है, आपका लिटरेचर रिव्यू सही से हुआ है, बट अप्रोच जो है, जो मेथोडोलॉजी है वो इनएप्रोप्रिएट है, आपको लग रहा है कि हम ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करके कुछ एक नया चीज़ पे पहुंचेंगे, नहीं, आपको देखना है कि कौन सा वहाँ पे सही बैठेगा, तो वही मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करना है। और इवन यू कैन अपग्रेड, जो जो हुआ है उस पर एडिशन कर सकते हो, बट आपको देखना है कि सही मेथोडोलॉजी है नहीं, तो उस पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वन इज पुअर प्रेजेंटेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर Q1 Q2 जनरल। हम जब बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो वहां पे अगर आपका ग्रामर सही से नहीं है, लैंग्वेज सही से नहीं है, आपका टेबल फिगर सही से प्रेजेंट नहीं किया है, तो भी रिजेक्शन होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि शायद आपको बताया ना जा सके, आउट ऑफ स्कोप बोला जाए रिव्यूअर से, बट आपका प्रेजेंटेशन ही बहुत पुअर है, आपका काम बहुत तगड़ा है बट आपने प्रेजेंट बहुत खराब हुए से आपने किया है, तो वहाँ पे आपको सही से लेके आना है। 600 DPI जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हो, जितना भी लेजेंट आपका जो टेक्स्ट इनसाइड इमेजेस वगैरह वो क्लियर हो, उस पर आपको ध्यान देना है। टेबल वगैरह सही से हो, रिपीटेशन ना हो इमेज एंड टेबल पे, वहाँ पे आपको ध्यान देना है। देन वीक रिसर्च मोटिव, आपका मोटिव क्या है, जो रिसर्च आपने किया है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपने वो क्यों किया है, वो रिसर्च आपने क्यों इनिशिएट किया है, इज देयर एनी सोसाइटल बेनिफिट, इज देयर एनी मोटिव बिहाइंड इट, उससे क्या आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो टू द सोसाइटी और जो रीडर है और टू द रिसर्च है जो फिर फर्दर उसके ऊपर काम कर पाए। तो मोटिव वहाँ पे आपको सही से बताना है, जो कि आपका इवन एब्स्ट्रैक्ट पे भी शोकेस होता है, इंट्रोडक्शन पे भी शोकेस होता है कि क्यों आप वो कर रहे हो। देन मैन्युस्क्रिप्ट सबमिटेड इन इनएप्रोप्रिएट और इनकरेक्ट फॉर्मेट, ये आपका IMRAD फॉर्मेट जो मैं बात करता हूँ हमेशा, कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, मिनिमम जो फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन, वो होना है। अगर वो नहीं है तो शायद वो रिजेक्शन होगा, क्योंकि मिनिमम आप स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं किए हो। तो बेटर यू शुड लुक इनटू द जर्नल गाइडलाइन, जहाँ पे भी आप सबमिट कर रहे हो एक बार उसका गाइडलाइन को देखो, उस हिसाब से उसको फॉर्मेट पे लेके आओ, देन यू सबमिट योर आर्टिकल टू दैट जर्नल। तो वो फाइनल आप फाइंड आउट कर सकते हो। देयर आर टूल्स नाउअडेज टू डू फॉर्मेटिंग एंड ऑल, तो आप सीख भी सकते हो उसके ऊपर। सो दिस आर फ्यू फैक्टर जिसको आपको ध्यान देना है जब भी आप अपना पेपर बना रहे हो, लिख रहे हो। अगर आपका पेपर रिजेक्ट भी नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम आप सबमिट करने के लिए भी जा रहे हो, तो दिस फैक्टर माइट हेल्प यू आउट टू नॉट टू गेट रिजेक्टेड। एंड अगर रिजेक्ट हुआ है ड्यू टू दिस फैक्टर, तो इसके ऊपर आप काम कीजिए एंड आप उसको सुधारिए, रिवाइज कीजिए। डू नॉट वरी अबाउट रिजेक्शन। मैं हमेशा बात करता हूँ, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ, तो वो उसके ऊपर आपको आगे जाना है
एंड फिर आप सबमिट करो डिफरेंट जर्नल पे। मैंने हालांकि रिजेक्शन के ऊपर भी बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया है, कैसे वहाँ से ओवरकम होना है, कैसे आपका पेपर को पब्लिश करना है एंड क्यों करना है। सो स्टे कनेक्टेड, डू वॉच माई अदर वीडियो, वहाँ पे भी आप कमेंट कीजिए और कुछ कोई भी डाउट हो आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक बिफोर लिविंग, डू सब्सक्राइब, थैंक यू।